हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर और साइंस का 9th चैप्टर है, बराबर हमारे सिलेबस से। इसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स, सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, बराबर। तो फोर्स है क्या? सिंपल वर्ड में फोर्स इज अ पुश और पुल, बराबर। एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है फोर्स का। फोर्स या तो एक पुश है या एक पुल है जो हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते यूनिट ऑफ फोर्स पर। फोर्स के बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी बहुत बातें की है। तो यूनिट ऑफ फोर्स में हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं यूनिट ऑफ फोर्स को। एक जो है वो होगा हमारा एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स, और एक जो होगा वो होगा हमारा सीजीएस सिस्टम। तो फोर्स के यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम, उसको स्टडी करते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, बराबर। और यही जो सीजीएस सिस्टम में है वो है डाइन। ऑलराइट, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बराबर। इन दो यूनिट्स में हम फोर्स को मेजर करते हैं। एक रिलेशन है इनके बीच में, न्यूटन और डाइन के बीच में। अगर कभी भी कन्वर्ट करना पड़े, इन एनी केस कन्वर्जन लगे, तो याद रखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, बराबर। 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर होता है, बराबर। तो न्यूटन बड़ा फोर्स है, काफ़ी बड़ा फोर्स है, और डाइन कंपेरेटिवली टू न्यूटन एक स्मॉलर फोर्स है। ऑलराइट, तो ये आप एक रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत आपको काम आएगा। ओके, फिर कुछ और बातें जान लो आप फोर्स के बारे में। फोर्स क्या ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? तो सीधी सी बात है, फोर्स इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। इसे जानने के लिए, यानी फोर्स के बारे में कुछ भी जानने के लिए, आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही जानना पड़ेगा। तो फोर्स इज़ नोन बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसे जानने के लिए आपको उनके दोनों ही चीज़ें लगेंगे, मैग्नीट्यूड भी लगेंगे और डायरेक्शन भी लगेगा। दैट्स व्हाई वी से फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ विल गो टू टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसा फोर्स वैसा उसका काम। ऑलराइट, तो अगर फोर्स का इफेक्ट देखना है तो अनबैलेंस फोर्स काम आता है, बैलेंस फोर्स काम नहीं आता है। तो फोर्स के दो टाइप हैं। एक टाइप में हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरे में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ऑलराइट, अब ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका नाम दे दिया मैंने F1। यहाँ से एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका नाम मैंने दे दिया F2, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, नाम दे दिया मैंने F3। इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, नाम दे दिया मैंने F4। आ रहा बात समझ में? इफ़
F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, तो ये दोनों जो फोर्स का इफेक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे यही बात अगर F3 और F4 इक्वल हो जाए, F3 और F4 का भी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों फोर्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो द नेट फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट, द नेट फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट इज ज़ीरो। नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बराबर। या हम दूसरा बात ये कहेंगे कि यहाँ पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो हो चुका है बैलेंस्ड। ऑलराइट, तो किसी भी पॉइंट पर जब जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये सारे फोर्स क्या हो जाए, इनका इफेक्ट ज़ीरो हो जाए, तो वो पॉइंट पर कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बैलेंस सिस्टम ऑफ वर्क इज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। तो ये बैलेंस फोर्स में आ गया, बराबर। अब इसका डेफिनेशन आप बराबर समझ ले। व्हेन टू और मोर फोर्सेस acting on an object are said to be balanced force if the net effective force produced by all of them on the object is zero। बराबर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कहेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जब उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और वो दो या दो से ज़्यादा जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका जो इफेक्ट है उसके ऊपर वो क्या हो, बिल्कुल ज़ीरो हो। तो वी से दैट अ बैलेंस सिस्टम ऑफ वर्क इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड पर, बराबर। अब यही केस में अगर F1 F2 इक्वल नहीं होता या F3 F4 इक्वल नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होता, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस बात को। ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है A, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है F1, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है F2। अगर मैं आपको ये कह दूं कि F1 इज मोर देन F2, तो आपका A का नेट डिस्प्लेसमेंट, A किस तरफ डिस्प्लेस होगा, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा कौन है, F1 की तरफ फोर्स ज़्यादा है। तो दिस सिस्टम ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन पॉइंट A इज अनबैलेंस्ड फोर्स, बराबर। यानी अगर बॉडी को मूव कराना है, बॉडी को डिस्प्लेस कराना है, तो आपको काम कौन सा आता है, बैलेंस्ड फोर्स काम आता है या अनबैलेंस्ड फोर्स काम आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स काम आता है, बराबर है। ये बराबर से याद रखना, क्योंकि न्यूटन ने इसी चीज़ को यूज़ किया। उन्होंने जो फोर्स की बात की उन्होंने अपने लॉज में अनबैलेंस्ड फोर्स की बात की है, बराबर। तो इसे बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर बॉडी में मोशन लाना है या मोशन वाले बॉडी को स्टॉप कराना है, बराबर, तो किसको अंदर लाना है, अनबैलेंस्ड फोर्स को। जब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। ये आगे बात समझ में। तो अनबैलेंस्ड फोर्स को आप क्या लिख लोगे, इफ द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट ज़ीरो, बराबर। वहाँ पर नेट इफेक्ट, बैलेंस्ड वाले में नेट इफेक्ट ज़ीरो, भाई यहाँ पर नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस इज नॉट ज़ीरो, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तब जाके हम कहेंगे भाई ये जो फोर्सेस है वो फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ठीक है। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल गो एंड सी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वन बाय वन विल गो एंड डील विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फोर्स, its units, its quantity and its types. Thank you.